नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। 4 युग और हमारे ऋषि मुनि, तो यह चतुर्युग की अवधारणा कैसे आई होगी? यह एक समझने का विषय है कि उस प्राचीन काल में जब यह सब भी साधन उपलब्ध नहीं थे, तो कैसे हमारे ऋषियों मुनियों ने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधारणा कैसे बनाई होगी। कैसे उन्होंने बताया होगा कि अब सतयुग आ रहा है, अब त्रेता युग है, अब द्वापर युग है या यह कलयुग है। तो यह एक समझने वाली बात है। और उन्होंने एक बात और कही कि ध्रुव तारा महत्वपूर्ण है और ध्रुव तारा सदा उत्तर में ही दिखाई देगा। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारा जो ध्रुव तारा है, यह युगों के साथ अपना परिवर्तन कर लेता है और हमें पुनः उत्तर में ही दिखाई देता है। तो इस बात को आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो ध्रुव तारे की बात हमारे ऋषि मुनि उस काल में, जब आज की तरह के वैज्ञानिक साधन उपलब्ध नहीं थे, तो उन्होंने यह बात कैसे सोची होगी, कैसे उन्होंने गणना की होगी, या इसके पीछे उन्होंने कैसे इतने सॉलिड तरीके से बताया कि सतयुग में ऐसा होता था या त्रेता में ऐसा होता था या द्वापर में ऐसा होता था, और आज जिस कलयुग में हम इस समस्त, बल्कि कहें कि समस्त सृष्टि की रचना हुई, जब से उस समय के सबसे काले काल में चल रहे हैं, जिसे कलयुग का नाम दिया गया है। तो यह सब कैसे हुआ होगा, इसके पीछे क्या धारणा रही होगी, कैसे उन्होंने किया होगा। उस जमाने में की बात है कि जब यह हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ लिखे गए थे, और किस प्रकार उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए मंदिरों के द्वारा और अपने अपने जिसको लिपि कहते हैं, लिपि के द्वारा यह हमारी जो वह पत्तियों पर लिखते थे, जिसे पाम लिप्स कहते हैं, उस पर वह अंकित करके कैसे बताते थे। या उस जमाने में अगर हम कहें तो आज की तरह के यह कंप्यूटर या किसी तरह के कागज पर लिखकर उसको संग्रहित करना, या जैसे आज हम लोग वाणी के द्वारा यह बोलकर एक कहीं ना कहीं एक अपना संग्रह दे रहे हैं, तो उस जमाने में उन्होंने यह सब कैसे किया होगा, यह बहुत ही विचारणीय बात है। इस दौरान में मेरे अध्ययन में एक श्लोक आया, द्वादशाब्द सहस्त्रेण देवानांच चतुर्युगम चत्वारि त्रीणि द्वैचैक सहस्त्र गणित मतम। अब इस श्लोक को समझिए कि इस श्लोक में, यह श्लोक मुझे कल्कि पुराण में मिला, और कल्कि पुराण के श्लोक नंबर 12, जिसमें तृतीयांश के अंतर्गत आता है, और पेज नंबर की अगर हम बात करें तो यह मैंने पीडीएफ कॉपी में इसे पढ़ा है। और तो इसका जो कंप्यूटर पेज है देखते हैं तो यह 149 है, और प्रिंट पेज अगर हम देखते हैं तो यह 400 पेज नंबर है। तो यह जो हमारा श्लोक है, द्वादशाब्द सहस्त्रेण देवानांच चतुर्युगम चत्वारि त्रीणि द्वय चैक सहस्त्र गणित मतम। अब इस श्लोक को देखिए, तो इस श्लोक के आधार पर हम क्या करते हैं कि द्वादशाब्द मीन्स क्या है, 1200 या 12,000। तो यह जो 1200 12,000 शब्द आता है, तो इस वर्ष में जो लास्ट में लाइन लिखी है सहस्त्र गणित मतम, तो इस गणित में कुछ मत है। तो क्या है कि यह जो हमारे चतुर्युग बताते हैं कि जो पहले 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 है, यानी कि जो हमारा सतयुग जिसे हम कहते हैं, वह 4 गुना था आजकल के कलयुग के मुकाबले में। और जो हमारा त्रेता था वह 3 फॉर त्रेता 3 गुना था, और जो हमारा द्वापर था वह आजकल के युग के मुकाबले में दुगना था, यानी कि
कलयुग का दुगना था। तो इस प्रकार यह जो 4 युग थे, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इनकी जो समयावधि थी, इस काल को अगर हम जब इसकी गणित को परिणित करते हैं तो हमें 25,920 वर्ष मिलते हैं। इस 25,920 वर्ष में हमारी पृथ्वी यह 4 युगों को कंप्लीट कर लेती है। अब इसके पीछे और जब इसके पीछे हम और वैज्ञानिक आधार को लेते हैं या उसकी धारणा को लेते हैं तो हमें पृथ्वी की 3 गतियों के बारे में मालूम पड़ता है। पहली गति जो होती है, जिस गति में पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर घूमती है, जिससे हमें दिन और रात मिलते हैं। दूसरी गति के अनुसार जब हमारी पृथ्वी समस्त 12 राशियों का चक्कर काट लेती है, पूर्ण कर लेती है, तो हमें 1 वर्ष मिलता है। यह पृथ्वी की दूसरी गति होती है। इसके साथ ही साथ पृथ्वी की एक और गति होती है जो कि हमारे चारों ध्रुव तारों पर समय के साथ इन 25,920 वर्ष में कंप्लीट करती है, जिसे कैपल, वेगा, तुबैन और पोलरिस कहते हैं। इसी के साथ ही जो यह कल की पुराण मैंने जो पढ़ा, इसके 13वें श्लोक में साथ ही साथ लिखा है, तो वच्छतानि चत्वारि त्रीणि द्वय चैकमेव हि संध्या क्रमेण तेषां तु संध्यांश अपि तथाविध। यानी कि क्या है कि जिस प्रकार यह जो हमारे युग है, इनका भी एक संधि काल है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि एक बिंदु पे गए और जिस तरीके से हमारी राशियों में संधि होती है, ऐसे ही काल की भी संधि होती है। यानी कि सतयुग और त्रेता का एक संधि काल था, त्रेता और द्वापर का भी एक संधि काल था, और द्वापर और कलयुग का भी एक संधि काल था। इसी प्रकार से कलयुग और सतयुग का भी एक संधि काल है। और आज अगर हम वर्तमान समय को देखें तो हम कलयुग और सतयुग के संधि काल में चल रहे हैं। अगर आप वैज्ञानिक आधार देखें तो वर्तमान में हमारी जो पृथ्वी है वह पोलरिस के आकर्षण में है। यानी कि हमारा जो ध्रुव है वह पोलरिस है। जब यह चलता है, इसमें एक बात और भी कही है कि पृथ्वी जब चलती है तो सदा ध्रुव जो है वह उत्तर में दिखाई देता है। यानी कि हमारी जो पृथ्वी की गति है वह कैसे चल रही है, इस प्रकार से चलते हुए जा रही है। तो जब भी हम उधर देखेंगे तो हमें उत्तर में ही तारा दिखेगा। और हर युग के साथ हमारे ध्रुव तारे का परिवर्तन होता है। यह एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हर युग के साथ तारे के बदल जाने से हमारे पृथ्वी पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वह बदल जाता है। तो वर्तमान समय को अगर हम देखते हैं तो वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पोलरिस के अराउंड घूम रही है। यानी कि यह कलयुग का आखिरी समय और सतयुग के शुरुआत के समय का यह एक काल है, यानी कि वह संधि काल है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमें सतयुग के जो हमें मानव वर्ष मिलते हैं, मानव वर्ष की बात है, तो जो सतयुग का काल मैंने एक कैलकुलेशन की, उस कैलकुलेशन के आधार पर ये सभी कर सकते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए बहुत सारी गणित चाहिए, इसको छोटी सी ही गणित के अनुसार ही किया जा सकता है। तो जो सतयुग के जैसे 4,000, त्रेता के 3,000, द्वापर के 2,000 और कलयुग को 1,000 मानव वर्ष मिला। अब बात क्या आई कि तो जो यदि मैंने जो श्लोक पढ़ा, ते वच्छतानि चत्वारि त्रीणि द्वय चैकमेव हि संध्या क्रमेण तेषां तु संध्यांशपि तथाविधि। तो इस श्लोक के अनुसार हमें क्या मिलता है कि सतयुग में 4,000 जो वर्ष हैं वह तो सामान्य वर्ष है।
इसके बाद जो संधि काल का जो समय आता है वह 800 वर्ष का होता है। यह एक मोटा मोटा हिसाब किताब है। और इसी प्रकार त्रेता युग को अगर देखते हैं तो 3000 का हमें समय मिलता है और 3000 वर्ष का, और इसमें जो जोड़ा जाता है वह 600 वर्ष को जोड़ करके रखना चाहिए, तो हमें 3600 वर्ष हो जाते हैं। और कलयुग द्वापर को लेते हैं यानी कि 2000 वर्ष। इस 2000 वर्ष में जब हम इस श्लोक के अनुसार करते हैं तो हमें 400 होता है, तो यह 2400 हो जाता है। और कलयुग की बात आती है, कलयुग क्या, एक पद पर। तो कलयुग में 1000 वर्ष है और इसमें हम जोड़ते क्या है, 200 वर्ष। तो कुल मिला के हमें 1200 मिलते हैं। और इन पूरे को अगर हम योग करते हैं क्या, 4800, 3600, 2400 और 1200, इनको जब हम योग करते तो हमें 12000 वर्ष मिलते हैं। अब क्या है कि जो 25,920 वर्ष को बताया गया है कि इसमें एक कंप्लीट एक काल पूरा होता है। काल का अर्थ है कि सतयुग भी, त्रेता भी, द्वापर भी और आपका कलयुग भी, जो ये चारों कंप्लीट होते हैं तो उसमें 25,920 वर्ष लगते हैं। और अगर कुछ अंशों का भी अगर योग किया जाता है तो यह कुल मिलाकर के करीब करीब 26,000 वर्ष हो जाता है। इस प्रकार यह होता है। तो जब ये हमें 12,000 मिलते तो 12,000 का मतलब है कि हमने आधा हमने कंप्लीट कर लिया। इस मतलब एक जो पूरी साइकिल होती है उस साइकिल का आधा पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया, तो 12,000 हुए। अब 12,000 विशेष क्या बचता है कि यह जो 12,960 है यह आधी परिक्रमा है। तो यानी कि पूरी परिक्रमा 25,920 को लाने के लिए हमें क्या है, इसका जस्ट डबल आंकड़ों पर जाना पड़ेगा। यानी कि जो युग है, यह युग का अर्थ है कि चतुर्युग का जो पूरा साइकिल है वह कंप्लीट करने के लिए हमारे जो इसका जो संधि का समय है इस पर और गूढ़ता से अध्ययन करना पड़ेगा। तो उस गूढ़ता के अध्ययन पर हम लोगों ने पाया कि जो सतयुग है उसमें 384 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। त्रेता में हमें 288 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। द्वापर में हमें 192 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। और कलयुग में हमें 96 वर्ष और जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि 200 वर्ष कौन से, जो संधि काल के थे, जिसमें काफी संघर्ष हम देखते हैं, और साथ में 96 वर्ष और, यानी कि मोटा मोटा 300 साल। ये 300 साल इस कलयुग और सतयुग के संधि काल हैं, जिसमें से कि हम काफी हद तक जानते हैं कि 200 साल हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। अब के 100 साल में से लगभग 70-75 साल अगर हम मोटा मोटा मानते हैं कि हमारी आजादी की लड़ाई 1947 में पूरी हुई थी, हम अंग्रेजों से मुक्त हुए थे। यानी कि वो 200 साल हमारे संघर्ष के थे जब हम सत्य को लाने का प्रयास कर रहे थे। और इधर 96 साल और तब से जोड़े तो अब तक हम जितने साल, अब इतनी गणित आप समझते हैं कि 1947 में क्या जोड़ें कि हमको मिल जाए क्या 96 और जोड़ दें तो हम लगभग उस कलयुग और सतयुग के संधि काल को पार कर जाएंगे। इस बात को समझिए कि कलयुग और सतयुग का जो संधि काल है, यानी कि लगभग 300 वर्षों का जो संधि काल है, उसे हम पार कर जाएंगे। तब हम सतयुग आने के समय को जान सकते हैं। हालांकि सतयुग आते ही एकदम से नहीं, क्योंकि जो बैक में किया हुआ उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। जैसे कृष्ण का या राम का जो समय था उसका प्रभाव हमारे जीवन में कम होता चला गया, ऐसे ही जैसे ही समय बढ़ता जाएगा तो यह जो कली का काल है, यानी कि जो हमारा ब्लैक एरा है या यह जो काला काल रहा है वह कम होता जाएगा और हम सतयुग की ओर बढ़ते जाएंगे।
तो इस बात को से तो क्या हुआ कि सतयुग को इस प्रकार हमको जो वर्ष मिले वह क्या मिले 10,368। त्रेता के जो हमें कुल समय मिला वह 7,776। द्वापर का जो हमारा युग था वह 5,184 वर्ष का, और कलयुग का जो काल है वह 2,592 वर्ष का है। अब विशेष बात क्या आती है कि 2,592 वर्ष यह क्या है? तभी से तो शायद हमने 21वीं सदी या 20वीं सदी या यह जानना शुरू किया था। इसी कलयुग के काल में ही हमने यह समय की गणना लिखनी पढ़नी शुरू की थी, इस तरीके से जैसे कंप्यूटर में, कॉपी में, वार्तालाप के अनुसार इस प्रकार हमने यह गणना लिखित रूप में शुरू की थी। और सतयुग में भी यह लिखी गई थी, परंतु शायद हम उस भाषा को पढ़ना नहीं जाने, उस भाषा को हम नहीं समझ पाए जो सतयुग के समय पे मंदिरों में या हमारे विभिन्न प्रकार से जो बताया गया कि यह वृक्ष महत्वपूर्ण है, जो कहानियों के माध्यम से हमें बताया गया ये नदियां महत्वपूर्ण है, यह प्रकृति महत्वपूर्ण है, तो इनका संरक्षण किया जाए। परंतु शायद हम उस सतयुग को भूल चुके हैं। तो इस पृथ्वी पर पुनः ही उस सतयुग को लाने के लिए, इस कली के काल को समाप्त होने का हम सबको इंतजार है, और हम सब उस युग के स्वागत के लिए तैयार रहें। अब आप पिक्चर में देखिए कि कैसे यह नासा की एक साइट है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसमें वाइटल साइन ऑफ द प्लैनेट्स दिखाए गए। आप भी इस साइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए कैसे हमारे आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसमें दिखाया है कि यह जो पृथ्वी है वह किस प्रकार वॉबल करती है, कैसे ये 26,000 साल की एक साइकिल कंप्लीट करती है। तो आप इस पिक्चर में देखिए कि किस प्रकार यह इसकी जो ध्रुव है वह किस प्रकार चेंज होते हैं। अब यहाँ देखिए यह एक राउंड जो ब्लू सर्किल ऊपर आप बनता हुआ देख रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। तो ये ही हमारे जो हम इन 4 पॉइंट्स को देखते हैं, तो ये जो हमारे तारे आते हैं जिन्हें हम ध्रुव तारा कहते हैं, वह यह जो 4 तारे हैं। तो वर्तमान समय में जो हमारा ध्रुव तारा है वह पोलरिस है। मैं आपको एक पिक्चर अभी और दिखाती हूँ। उसमें पोलरिस जहां स्टार है या जिस बिंदु पर हम पहुंचने वाले हैं वहां पर टुडे लिखा हुआ है। ये वैज्ञानिकों का चित्र है, ये कही सुनी बात नहीं है। इस बात को समझिए कि अगर हम अपने पुराने शास्त्रों को आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़ करके देखेंगे तो हमें काफी इसमें सच्चाई दिखाई देगी कि किस प्रकार से यह जो युग है वह वर्तमान में भी हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि यह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली का जो काल है वह किस प्रकार आता जाता रहता है और कितने 26,000 साल में एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो हम पोलरिस पे पहुंचने वाले हैं। पोलरिस के बाद, पोलरिस से लेकर कैपेला तक का जो समय होगा वह हमारा सतयुग का समय है, और कैपेला से वेगा तक आने का जो समय है वह त्रेता युग है, और वेगा से डार्कोनेस आने का जो काल है वह द्वापर है, और डार्कोनेस से पोलरिस आने का जो समय है वह कलयुग है। और अगर हम वर्तमान स्टेट को देखते हैं, आज के वैज्ञानिक सबूत को देखते हैं, तो हम पोलरिस के पास है, यानी कि हम सतयुग में पहुंचने वाले हैं। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में, क्योंकि अगर हम कलयुग के काल की गणना करेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे सटीक उत्तर मिलेंगे जिसमें हम पाएंगे कि रियली हम लोग सतयुग पाने वाले हैं। तो बस सतयुग की ओर बढ़ें, और मेरी आप लोगों से ऐसी विनती है कि इसका हमारे जो शास्त्र हैं,
हमारे जो पुराण हैं उनका किसी भी तरीके से उनको हास या परिहास ना करें। हाँ, वो उस समय का बेसिक साइंस थे। उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी साइंसेस बताई हैं जिनको हम उन शास्त्रों के अंदर, उन पुराणों के अंदर पढ़ करके आज के आधुनिक युग से जोड़ करके एक बहुत अच्छी रिसर्च को पा सकते हैं। और मैं तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं, ऐसे नवयुवक हैं जो इस विज्ञान में रुचि लेते हैं, ऐसे ज्योतिषी भी, क्योंकि आज ज्योतिष जो है वो बहुत इंडिविजुअल हो गया है, यानी कि केवल जातक और अपने विषय में ही बात करता है। उससे भी परे बहुत बड़ी दुनिया है। क्योंकि अगर हम इस 26,000 वर्ष जो समय है, इसके अगर 71 साल लगा जाते हैं, समझिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। कितना काल कितना बड़ा होगा, ये समझिए, ये बहुत गहन विषय है जिसको विचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि अपने जीवन में जब भी अवसर मिले तो एक बार अपने शास्त्र जरूर पढ़ें, अपने पुराण जरूर पढ़ें, उनके मतलब को समझें। हाँ, इसमें बहुत सारे ही विषय शामिल हैं कि जैसे हमारा आयुर्वेद भी शामिल है, मंत्र सिद्धि, तंत्र सिद्धि के अलावा वैज्ञानिक भी है। यानी कि अगर हम देखें तो पूरी इन्वायरमेंटल स्टडीज, ईवीएस जिस सब्जेक्ट को कहा जाता है, वह सब कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। बस पढ़ने और समझने की बात है कि आप उस पाठ को, उस लेसन को, उस अध्याय को कैसे समझ पाते हैं। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए और फिर मिलते हैं ज्योतिष की कुछ नई रोचक जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।